एपिसोड की शुरुआत 8 साल पहले से होती है और हम मूचान को देखते हैं जो डिटेक्टिव चोई के साथ एक क्राइम सीन पे आया था। अंदर जाकर वो देखता है तो एक छोटी बच्ची की बॉडी थी जो यूनिफॉर्म में ही थी। तभी वहाँ स्योग्जो आता है। पता चलता है कि ये उसकी बेटी की ही डेड बॉडी थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर पहले तो वो शॉक में चला जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ये उसकी बेटी है। फिर वो बहुत जोर जोर से रोने चिल्लाने लगता है। मूचान भी उस समय बहुत इमोशनल हो गया था। फिर हम देखते हैं कि स्योग्जो अपने घर आ गया था और अपनी बेटी की पुरानी वीडियोस देखकर स्माइल कर रहा था। मूचान भी उसके पास आकर बैठा था। अगला सीन हम कुछ समय बाद का देखते हैं जब स्योग्जो की बेटी के किलर वोतेक को जेल से रिलीज कर दिया गया था। मूचान के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो कहता है कि ये कैसा लॉ है जो एक किलर को जाने दे रहा है। उस समय स्योग्जो ने उसे रोका था ये बोलकर कि जैसा भी लॉ हो हमें फॉलो तो करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम मूचान को देखते हैं जो जोह्यून के साथ जेल से निकलता है तो बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी थी। डॉगमास्क ने वीडियो के थ्रू सबको ये दिखा दिया था कि मूचान की कंडीशन सीरियस नहीं है बल्कि वो पूरी तरह से ठीक है। फिर हम मिन्सू को देखते हैं जो टीवी पे यही न्यूज देख रहा था। उसके साथ कोई लड़की भी थी जो उसके हार्ट के पास दिख रहे कट मार्क के बारे में पूछती है। बस इस पे ही वो साइको की तरह बिहेव करने लग जाता है और पास पड़े एक कप से उसे जोर से मारता है। इधर मूचान बाहर निकलकर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है। कहता है कि केस जल्दी सॉल्व करने के लिए मैंने झूठ बोला और ऐसा नाटक किया कि मैं क्रिटिकल कंडीशन में हूँ। उसके लिए मैं सबसे माफी मांगता हूँ। मेरी वजह से हो सकता है कि लोगों को अब पुलिस पे भरोसा न रहे, पर अगर मैं वापस भी जा पाऊँ तो भी मैं वही करूँगा। कल्प्रिट ने जस्टिस के नाम पे मर्डर्स करके पूरे देश को अपना पार्टनर बना लिया है। एक क्रिमिनल को पुलिस से ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और इसलिए उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए मैं रूल्स तक तोड़ने को तैयार था। किलिंग वोट कोई हीरो नहीं बल्कि एक मर्डरर है और मैं उसे पकड़ के रहूंगा। उस बीच हम डॉगमास्क और मिन्सू को भी देखते हैं जो न्यूज में मूचान की ही स्पीच देख रहे थे। मिन्सू के हाथ तो खून से सने थे। उसने उस लड़की को बुरी तरह से मारा था। इधर सारे रिपोर्टर्स मूचान से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगे थे। सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जोह्यून एक और इशारा करके जोर से चिल्लाती है। सब उधर देखने लगते हैं तो वो मूचान के साथ वहाँ से भागती है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। डिटेक्टिव चोई को किसी का कॉल आता है जिसके बाद वो सबको बताता है कि गीचुल की वाइफ की भी डेड बॉडी मिली है। फिर हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ स्योग्जो वार्डन के फोन में मूचान की स्पीच देख रहा था। वार्डन कहता है कि अगर लोगों को पता चला कि मूचान यहाँ तुमसे मिलने आया था तो हम दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं। स्योग्जो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि उनको पता चले, तभी हम डॉगमास्क को पकड़ पाएंगे। वार्डन कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या तुम सच में किसी तरह उस डॉगमास्क से कनेक्टेड हो। स्योग्जो कहता है कि अगर पुलिस को मुझ पे शक नहीं होता तो वो यहाँ आते ही नहीं। तभी वहाँ एक गार्ड आता है। वो फिर से स्योग्जो को वार्डन के साथ चाय पीता देखकर चिढ़ जाता है। फिर जब वो स्योग्जो को उसके सेल ले जा रहा था तो स्योग्जो अचानक से रुक के बाहर देखने लगता है और आगे ही नहीं बढ़ रहा था। गार्ड को तो मौका मिल जाता है। वो उसे मारने लग जाता है ये बोलता हुआ कि तुम खुद को बाकी कैदियों से अलग समझते हो क्या? तुम बस एक मर्डरर हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ हम जोह्यून और मूचान को देखते हैं। जोह्यून उसे अपने घर लेकर आई थी क्योंकि बाकी हर जगह रिपोर्टर्स उसका वेट कर रहे थे। घर में घुसते ही जोह्यून सफाई करने लगती है क्योंकि हर जगह सामान बिखरा हुआ था। जोह्यून इशारा करके उसे बाथरूम का रास्ता दिखाती है। मूचान जैसे ही बाथरूम तक पहुंचता है तो जोह्यून की बहन अंदर से नहाकर निकलती है और दोनों एक दूसरे को देखकर जोर से चिल्लाते हैं। जोमिन फिर मूचान से कहती है कि मुझे पता है कि ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में तुम्हारे पास जाने को कोई जगह नहीं है, पर तुम ऐसे घर में कैसे रहने आ सकते हो जहाँ सिर्फ लड़कियाँ हो? तुम में मैनर्स या कॉमन सेंस नहीं है क्या? मूचान कहता है अगर कॉमन सेंस की बात करें तो मुझे भी समझ नहीं आया कि एक डेंजरस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में टीनेजर्स कैसे इन्वॉल्व हो गए। आखिर तुम दोनों स्योग्जो के घर पे पहुँचे कैसे? जोमिन कुछ बोलती उससे पहले जोह्यून आंसर करती है और बताती है कि गलती उसकी थी। जोमिन के लैपटॉप में उसने डॉगमास्क वाला टेस्ट वीडियो देखा और फिर डिलीट करना भूल गई, जिससे जोमिन को वो वीडियो मिल गई। जोह्यून फिर दोनों की तारीफ करती हुई कहती है कि दोनों ने वीडियो बहुत अच्छे से एनालाइज करके बैकग्राउंड नॉइज हाईलाइट किया, जिससे हमें स्योग्जो के घर का पता चला। मूचान फिर जोह्यून से पूछता है कि उसे उस अटैकर के बारे में कुछ भी याद है क्या? तो जोह्यून कहती है कि उसने पीछे से अटैक किया तो उसे कुछ भी दिखा नहीं,
पर एक चीज दोनों ने नोटिस किया था कि जिस तरह से अटैकर मूचान से फाइट कर रहा था वो कोई प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट लग रहा था। जोमिन फिर कहती है कि उसके कपड़ों से अलग सी स्मेल आ रही थी। एक्चुअली जब अटैकर घर से निकलकर भाग रहा था तो जोमिन ने उसे पकड़कर रोकने की कोशिश की थी। उस समय जीहुन ने उसे बचाने के लिए उसे रोक लिया था, जिस चक्कर में अटैकर भाग निकला था। जोमिन ने उसके कपड़ों के स्मेल को उस समय नोटिस कर लिया था। वो बताती है कि उसके कपड़ों से पटाखों जैसी स्मेल आ रही थी, तो मूचान को रियलाइज होता है कि वो स्मेल जरूर गन पाउडर की होगी। मूचान जोयुन से कहता है कि तुम्हारी बहन तो बहुत तेज है, तो जोयुन कहती है कि ये रिपोर्टर बनना चाहती है, अच्छा होगा तुम इसे अवॉइड ही करो। जोमिन पहले तो अफसोस जताते हुए कहती है कि उस दिन तो मैंने डॉग मास्क को पकड़ ही लिया होता, पर फिर कहती है कि वैसे अच्छा ही हुआ अभी वो नहीं पकड़ा गया, अभी बहुत से लोगों को जस्टिस मिलना बाकी है। ये सुनकर मूचान उसे डांटता हुआ कहता है कि तुम एक मर्डर का साइड कैसे ले सकती हो। जोमिन कहती है कि ऐसे क्रिमिनल्स जिन्हें फ्री कर दिया गया हो उन्हें पनिश करना कुछ गलत नहीं है। दोनों फिर बहस करने लग जाते हैं। जोमिन चिल्लाकर कहती है तुमने शायद अपनी लाइफ में कभी इनजस्टिस एक्सपीरियंस नहीं किया है, तुमने कभी ऐसे इंसान को अच्छी लाइफ जीते नहीं देखा होगा जिसने तुम्हारी फैमिली को मार डाला हो। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ होता तो तुम भी डॉग मास्क को ब्लेम नहीं करते। मूचान पहले चुप हो जाता है, फिर कहता है मान लो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो क्या मुझे उसे मारने का हक है। बात बढ़ता देख जोयुन अपनी बहन को चुप रहने को बोलती है तो वो गुस्सा होकर अंदर चली जाती है, तो जोयुन भी उसके पीछे जाती है। इधर मूचान घर में लगे फोटोज में नोटिस करता है कि पहले के फोटोज में दोनों के पेरेंट्स भी थे, बट बाद के फोटोज में बस वो दोनों ही थी। जोयुन जोमिन के पास जाकर उसे समझाती है कि हर समय जो मन में आए वो नहीं बोलना चाहिए वरना मुश्किल में पड़ सकती हो। फिर कहती है कि वो और जीहुन अगले दिन स्टेशन आकर अपना स्टेटमेंट दे क्योंकि दोनों ने कल्प्रिट को देखा था। जोयुन फिर बाहर आकर अपने और मूचान के लिए ड्रिंक्स निकालती है। ड्रिंक्स पीते हुए मूचान जोयुन के कान के पीछे एक चोट के निशान को नोटिस करता है। जोयुन देख लेती है तो बताती है कि जब वो 20 साल की थी तो एक कार एक्सीडेंट में उसे वहाँ चोट लगी। मूचान पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी एक्सीडेंट के टाइम पे उसी कार में थे क्या, तो जोयुन हाँ कहती है और बताती है कि उसी एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। फिर वो कहती है मैंने तो बता दिया, अब तुम्हारी बारी है शेयर करने की। सेokjo ने ऐसा हिंट किया था कि तुम ही डॉग मास्क हो, उसके पीछे कोई रीजन तो होगा, आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या था। फिर हम 8 साल पहले का सीन देखते हैं। मूचान ने जब वोतक को अरेस्ट किया था तो डिटेक्टिव चोई ने उसे बताया था कि उस पे सेक्सुअल हरासमेंट के अब तक 5 चार्जेस लगे थे, पर एक माइनर और इंटेलेक्चुअली डिसेबल होने की वजह से हमेशा या फिर वो फ्री हो जाता था या फिर विक्टिम से सेटल कर लेता था। उसका एड्रेस एक कंपनी के चेयरमैन के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, जिसकी वाइफ एक असेंबली वुमेन है। वोतक के फादर उस चेयरमैन के ड्राइवर हैं और मॉम वहाँ हाउसकीपर है। उसके सेटलमेंट का पैसा हमेशा चेयरमैन ही पे करते हैं। मूचान कहता है कि चेयरमैन के पास भले ज्यादा पैसा होगा, पर किसी और रीजन के कारण ही वो सेटलमेंट के पैसे पे करता होगा। फिर हम वोतक के फाइनल ट्रायल का सीन देखते हैं। उसका लॉयर कोर्ट को बताता है कि विक्टिम का जो ऑब्जेक्ट कोर्ट में सबमिट हुआ है उसका डीएनए रिजल्ट आ चुका है। वो ये भी बताता है कि एक डिलीवरी वाला जो विक्टिम से कई बार मिल चुका था उसे ये ऑब्जेक्ट घर के बाहर मिला था और उसने ही इसे रिपोर्ट किया। ये टॉय विक्टिम हमेशा अपने साथ लेकर घूमती थी। इस पे डीएनए टेस्ट करने पे ना तो डिफेंडेंट के फिंगरप्रिंट और ना ही उसके डीएनए इस पे मिले, इसमें बस विक्टिम के ही फिंगरप्रिंट्स थे। एक्चुअली जैसा टॉय अभी मिला था वैसे ही दिखने वाला मूचान ने पहले कोर्ट में सबमिट किया था, जिसमें डिफेंडेंट के फिंगरप्रिंट्स थे, पर लॉयर ये क्लेम करता है कि पहले वाला टॉय विक्टिम का था ही नहीं। पहले वोतक ने अपने चार्जेस पुलिस के सामने कन्फेस किए थे, पर बाद में वो भी अपने बात से पीछे हट गया था। प्रोसिक्यूटर ये प्रूव नहीं कर पाता है कि पहले वाला टॉय विक्टिम का था, जिसकी वजह से वोतक को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। उस समय हम असेंबली वुमेन मिन को देखते हैं जो वहाँ बैठी स्माइल कर रही थी। कोर्ट के डिसीजन के बाद सेokjo अजीब से हंसने लग जाता है और फिर चुपचाप कोर्ट से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बारिश हो रही थी और उसमें वोतक कुछ लेने निकला था। वो जैसे ही पलटता है सेokjo उसको एक छाता ऑफर करके अपने साथ ले जाता है और फिर उसे मार डालता है।
मुचान भी वहाँ पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक देर हो चुकी थी। मुचान जोयुन को ये सब बताकर ये भी बताता है कि कल्प्रिट को उसकी वजह से फ्री किया गया था, क्योंकि उसने सही एविडेंस सबमिट नहीं किया। उसकी वजह से ही सेokjo ने वोटेक का मर्डर किया, इसलिए सेokjo उससे नफरत करता है। जोयुन कहती है, अगर सेokjo तुमसे नफरत करता है तो इसका बस ये मतलब है कि उसे कोई चाहिए ब्लेम करने के लिए। जोयुन फिर थोड़ा सोचती हुई बोलती है कि आखिर डॉग मास्क को तुम्हारा स्कूल वाला वीडियो मिला कैसे होगा, वो तो किसी स्टूडेंट ने ही बनाया होगा। साइबर ब्यूरो ने तो ऑनलाइन एक्टिविटीज पे नजर रखा हुआ था, किसी ने वीडियो अपलोड नहीं किया, और डॉग मास्क खुद तो स्टूडेंट्स को अप्रोच नहीं कर सकता था। मुचान कहता है कि पहले हमें उन बच्चों को ढूंढना होगा जिसने वीडियो बनाया। तभी दोनों के फोन पे गीचुल की वाइफ के डेड बॉडी की फोटो आती है। मुचान वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसका गला दबाकर मारा है, शायद उसके गले पे खड़े होकर। विक्टिम के बॉडी के मार्क से ये पता चल रहा था कि उसने रेजिस्ट किया था। उसके फिंगर नेल से रबर ग्लव्स के भी पार्ट मिलते हैं। मुचान कहता है कि उसे नहीं लगता कि मर्डरर डॉग मास्क है, क्योंकि जिस आदमी से उसने सेokjo के घर पे फाइट किया वो मार्शल आर्ट्स में काफी अच्छा था, वो तो इसे तुरंत ही मार देता। और इसी के साथ ये पार्ट हम यहाँ खत्म करते हैं। आगे का एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।